Hello students, how are you? Welcome back to the video classes after vacation. I hope you all are fine and doing well and also enjoyed your vacation. In this video, I am going to start a new chapter, that is cell, the fundamental unit of life. So let us start the class. So students, we are going to start the new chapter, that is cell, the unit of life. First question is, what is cell? Exactly, cell is the basic structural and functional unit of life, or it is the basic structural and functional unit of all known living organisms. And the study of cell is called as cytology. Now, why a cell is called as a structural or functional unit of living organisms? First point is why it is called as structural unit. Cell is called as a structural unit of life because they are the building blocks of cell, or in other words, body of all the organisms is made up of cells. Means ये जो body होती है living organisms की, वो basically बनी होती है group of cells की. So this cell is called as a structural unit of life. And why it is called as functional unit of life? Cell is called as functional unit of life because all the important functions of life, like all physiological, biochemical or genetic functions, is carried out by a single cell. And activities of an organism is actually the sum total of the activities of its cell. Means अगर हम बात करें एक unicellular organisms की, that single cell can carry out all the important physiological, biochemical or genetic functions which is important for an living organisms to remain alive. किसी living organism को जिंदा रहने के लिए जो भी important function होता है वो एक particular cell carry out कर सकता है. That's why unicellular organisms remains alive so easily. और अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसकी जो सारे फंक्शंस जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली इट इज कंट्रोल्ड बाय और इट डिपेंड्स अपॉन दी सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऑल दी सेल्स प्रेजेंट इन दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये पूरा एक ऑर्गन्स का जो कलेक्शन है, ये बना किसका होता है? बेसिकली ये सेल्स के बने होते हैं. तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम में हर एक सेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में डाइजेशन के लिए वर्क कर रहा होता है. तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो जो भी फंक्शंस कैरी आउट कर रहे हैं, वो जो भी सेल्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ का सम टोटल होता है. एंड दिस इज व्हाई सेल इज कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. One important thing and interesting thing about cell is that cells are totipotent. This totipotent word may be new for you. Exactly what is totipotency? Totipotency is the ability of a single cell to divide and produce a complete organism. एक single cell की जो एक ability होती है कि वो डिवाइड करता जाए और डिवाइड करते करते वो एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना दे, उस एबिलिटी को कहते हैं टोटीपोटेंसी. ऐसे सेल्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं टोटीपोटेंट सेल्स. बेस्ट एग्जांपल अगर हम ले तो जाइगोट. जाइगोट क्या है? एग्जैक्टली जब स्पर्म और एग फ्यूज़ होते हैं तो उस फ्यूज़न के बाद जो एक डिप्लॉयड सेल बन रहा होता है, जो सेल बनता है वो है जाइगोट. और वो जाइगोट कुछ समय बाद डिवाइड होता होता एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है. दैट्स वाई जाइगोट इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ टोटीपोटेंट सेल. और ये जब कन्वर्ट हो रहे होते हैं कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, जब मैच्योर हो रहे होते हैं, तो धीरे धीरे जो मैच्योरेशन के दौरान दीज टोटीपोटेंट सेल्स लूज दिस एबिलिटी ऑफ टोटीपोटेंसी. ये जो एक सिंगल सेल की कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करने की एक जो एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे सेल्स लूज करने लगते हैं. एक्सेप्ट इन सम स्पेशल
सर्कमस्टांसेस मीन्स कुछ स्पेशल कंडीशंस के दौरान अगर हम छोड़ दें, जैसे कि टिश्यू कल्चर की हम बात करें जो 10th क्लास में आपने पढ़ा है, टिश्यू कल्चर में जो मेच्योर सेल्स होते हैं वो फर्दर फिर से डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिस वक्त ये टोटिपोटेंसी जो है सेल्स में बरकरार रहती है या कंटिन्यू रहती है। इसके अलावा जब भी मैच्योरिटी होती है सेल्स में, दैट सेल्स लूजेस द एबिलिटी ऑफ टोटिपोटेंसी। अब देखिए कुछ डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल एंड इट्स studies. First discovery is about compound microscope. In 1590, Jacques Janssen discovered the first compound microscope, and he also discovered telescope. In year 1665, first cell was discovered by Robert Hooke, and that cell was actually a cell wall of plant cell, means it was a dead cell. Next, in year 1675, Anton von Leeuwenhoek discovered first living cell in pond water, and that living cell was protozoa. And Anton von Leeuwenhoek is also known as father of microbiology. In 1831, Robert Brown discovered nucleus in the cell of orchid. In 1838 and 39, Sladen and Swan proposed cell theory. Next, in year 1855, Rudolf Virchow explained his famous conclusion, that is omnis cellula e cellula, and this means that a cell develops ओनली फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल, मीन्स एक सेल जो है वो जो पहले सेल है उसी से ही डेवलप होता है, अपने आप डेवलप नहीं हो सकता। इन ईयर 1938 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय अर्नस्ट डस्का. सो दीज वॉज सम डिस्कवरीज विच वॉज रिलेटेड टू द सेल एंड इट स्टडीज. नाउ नेक्स्ट इज सेल थ्योरी. Cell theory was given by Sladen and Swan, and the modern cell theory includes some postulates or following components. The first postulate is the cell is the structural and functional unit of life. Second is all cells arise from pre-existing cells by division. As you know, this was given by Rudolf Virchow. This conclusion was given by Rudolf Virchow. Third postulate of cell theory is energy flow occurs within cell. Means एक cell में energy flow हो रहा होता है, exchange of energy occurs between the cell and environment. Fourth postulate is the cells contains heredity information which is passed from cell to cell. Means एक cell जब divide हो रहा होता है, जो daughter cells बनते हैं, तो उसमें हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट हो रही होती हैं. मीन्स जो भी सेल्स, एक सेल जो है उसमें हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होता है इन दी डीएनए ऑफ दैट सेल्स, और जैसे ही वो सेल डिवाइड हो रहा होता है तो वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाती है जो डॉटर सेल्स बन रहे होते हैं उसमें. नेक्स्ट पॉस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी इज दैट ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. या तो यूनिसेलुलर होंगे या फिर मल्टीसेलुलर, लेकिन ये ऑर्गेनिजम्स बने होंगे सेल्स के ही. एंड द नेक्स्ट पॉस्टुलेट इज दैट ऑल सेल्स हैव बेसिकली द सेम कंपोजिशन. अब वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो या मल्टीसेलुलर हो, उनकी जो बेसिक कंपोजिशन होती है, मीन्स उनमें जेनेटिक मटेरियल होंगे, जो उनके साइटोप्लाज्म में जो केमिकल्स एंजाइम्स होंगे, जो बेसिक लाइफ की फंक्शंस कैरी आउट करनी है, तो वो सारे जो होते हैं वो सब बेसिकली सेम होते हैं हर एक सेल में. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्टुलेट ऑफ और द कंपोनेंट्स ऑफ सेल थ्योरी. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ सेल. Different cells differ in size and shape. As you know, all these cells are not of equal shape and size. Like mycoplasma, it is the smallest cell
and it is only of 0.3 micrometer in length, राइट। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। और इसके साथ एक बहुत अच्छी इसका फैक्ट ये है कि माइकोप्लाज्मा जो है उसमें सेल वॉल नहीं होता, एंड दैट्स वाई इट कैन कन्वर्ट इट्स शेप इन एनी फॉर्म। ये किसी भी शेप में कन्वर्ट हो सकता है, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, ओके। और जो लार्जेस्ट सेल होता है, द लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग है, इट इज़ द लार्जेस्ट सेल। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो वो 7 माइक्रोमीटर होती है उसके डायमीटर। और जो नर्व सेल्स होते हैं, इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल। मीन्स लार्जेस्ट सेल कौन सा है? एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, एंड द नर्व सेल्स आर द longest cell, right? It can be that nerve cells can be of 1 micrometer in human beings, and it can be 3 micrometer in giraffe, okay? So the longest cell is nerve cells. अब cells जो है, they also vary in shape, like they can be disc-like, they can be polygonal, they can be cuboid, thread-like, or even these cells can be irregular, means they may do not have any shape. And the variation in shape depends upon its function. कहाँ पर किस cells की कैसे function है उस पर depend करता है कि कैसा इनका shape होगा, ओके। अब देखें कि beside shape and size, अगर हम shape और size को एक criteria ना लें तो इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेसिस पे जो है सेल्स के टाइप्स हम देख सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियस, सेल्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बेसिस पे वी कैन डिवाइड cells into 2 types. First is prokaryotic cells and second is eukaryotic cells. Prokaryotic cells doesn't contains a defined nucleus or any membrane bound organelles. For example, best example is bacteria. Eukaryotic cells are the cells which contains membrane bound organelles and also a defined nucleus. For example, plants, fungi, insects, etc. Further, eukaryotic cells can be of 2 types, unicellular and multicellular. तो देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस क्या है, क्या होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। पहला अगर डिफरेंस देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, then the basic difference is that body of the unicellular organism is made up of a single cell and the multicellular organisms contains large number of cells. वो उनकी जो multicellular organisms की body बहुत सारे cells की बनी होती है। Second is all the functions in the unicellular organisms are performed or carried out by a same cell. एक ही सेल हर फंक्शन कैरी आउट कर रहा है जो कि ज़रूरी है लिविंग या फिर जिंदा रहने के लिए। पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है, द सेल्स हैव डुअल फंक्शंस। वन सेल यूज टू वर्क फॉर देमसेल्व्स ऑल्सो एंड द अदर फंक्शन इज दैट सेल वर्क्स फॉर द होल ऑर्गेनिज्म। मीन्स कि एक सेल जो है पूरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हर एक सेल खुद को जिंदा रखने के लिए या खुद के फंक्शंस भी कैरी आउट कर रहा होता है और साथ ही साथ कंबाइंडली जो पूरा ऑर्गेनिजम्स के जो भी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो भी कैरी आउट कर रहा होता है। थर्ड डिफरेंस इज दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव डिवीजन ऑफ लेबर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ लेबर। क्या ज़रूरत है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डिवीजन ऑफ लेबर की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दे आर नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड कि अलग अलग सिस्टम्स हो उनके अंदर अलग अलग फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्योंकि अलग अलग सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, इन सारे जो फंक्शंस है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, यहाँ पर अलग अलग सेल्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे होते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीज़न ऑफ लेबर है, हर सेल का जो काम है वो डिवाइडेड है, बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट डिफरेंस इज
size of a unicellular organism is smaller than the size of multicellular organism, but the size of a single cell, if we will compare the size of a single cell of unicellular organism to the single cell of multicellular organism, then the size of the cell of this unicellular organism will be larger than the that single size of single cell of multicellular organism. मीन्स अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो साइज़ है सेल का, अगर हम ऑर्गेनिज्म की बेसिस पे बात करें तो ऑर्गेनिजम्स की साइज़ तो छोटी होती है कंपेरेटिवली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, बट अगर हम बात करें एक सेल की, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जो सेल होते हैं और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर सेल हम निकाल के कंपेयर करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल जो है उस एक सेल की साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ी होगी. नेक्स्ट difference is unicellular organisms have no functions of dead cells. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई डेड सेल नहीं होता, उसका कोई फंक्शन नहीं होता, बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डेड सेल्स भी होते हैं लिविंग सेल्स के साथ साथ, एंड देयर फंक्शन इज लाइक प्रोटेक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा. ओके, अगर हम बात करें डिवीज़न की, पावर ऑफ डिवीज़न की, तो unicellular organisms possesses power of division, and all the cells of multicellular organisms do not have the power of division. मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना होता है और उस एक पर्टिकुलर सेल के पास हमेशा ही पावर ऑफ डिवीज़न प्रेजेंट होता है, वो कभी भी डिवाइड कर सकता है आफ्टर मैच्योरिटी. बट जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सारे सेल्स जो हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते, जो मेच्योर सेल्स होते हैं वो डिवीज़न नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी डिवीज़न की कैपेबिलिटी क्या होते हैं, दे हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी ऑफ डिवीज़न. अनदर डिफरेंस इज दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट नहीं होता, बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये एबिलिटी होती है कि वो अपना एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रख सके. मीन्स अपनी कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन कर सके. इन शॉर्ट, unicellular organisms doesn't have homeostasis process, but multicellular organisms carry out homeostasis. Next is that unicellular organisms do not have any reproductive organs. They just reproduce once in their life and after that they disappears, and they are not dead. Unicellular organisms are immortal, means they are not dead. कभी उनमें एजिंग नहीं होती, नॉर्मली वो उनमें किसी तरह की डेथ नहीं होती. मैच्योरिटी के बाद वो डिवाइड कर जाते हैं, एंड मैच्योरिटी के बाद जब उनमें डिवीज़न हो जाती है, दैट डिवीज़न इज़ ओनली द रिप्रोडक्शन. और वो जो रिप्रोडक्शन है उसके बाद जो पेरेंट सेल है वो ही कन्वर्ट हो जाता है दो डॉटर सेल्स में या बहुत सारे डॉटर सेल्स में, और इस वजह से किसी तरह की डेथ नहीं होती, कोई एजिंग नहीं होती यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, और कोई अलग स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी नहीं होता. बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव डिस्टिंक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एक स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उनमें. दे कैन रिप्रोड्यूस सेवरल टाइम्स इन देयर लाइफ एंड एजिंग ऑकर्स इन देम. एजिंग होती है और उनकी मैच्योरिटी के बाद डेथ भी होती है, और रिप्रोडक्शन के बाद जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो डिसअपीयर हो जाते हैं बिकॉज पेरेंट सेल ही डिवाइड हो रहा है. बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन के बाद डिसअपीयर नहीं होते. और लास्टली अगर हम बात करें लाइफ स्पैन की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन जो होती है वो काफ़ी शॉर्ट होती है, बहुत छोटी होती है. बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है. ये तो थी फर्स्ट बेसिस, मीन्स न्यूक्लियस है या नहीं, और उसके बाद कि यूनिसेलुलर कितने सेल्स के ऑर्गेनिजम्स बने हैं और कितने सेल्स के नहीं. अब देखिए दूसरा बेसिस जिसके अकॉर्डिंग हम टाइप्स ऑफ सेल्स देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ डिवीजन in a multicellular, specifically this type of cells occurs in multicellular organisms. ये जो टाइप हम देख रहे हैं ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, बिकॉज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंपोज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, and according in multicellular organisms, according to the or on the basis of ability of division, there can be of three type of cells.
First is undifferentiated cells, second is differentiated cells, and third is dedifferentiated cells. Undifferentiated cells are the cells which are unspecialized, means they have a ability of division, and these cells can be converted into any type of cells. इनमें किसी तरह की स्पेशलाइजेशन नहीं होती, ये मेच्योर नहीं होते, they have the ability to divide continuously. एग्जाम्पल है स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स जो हमारी बॉडी में, जो एनिमल्स की बॉडी में होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लांट स्टेम. स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं जो कि डिवाइड कर सकते हैं. जाइगोट. फिर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, जो एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं. तो ये सारे सेल्स जो होते हैं वे अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं. ओके. सेकेंड टाइप है डिफ्रेंशिएटेड सेल्स. डिफ्रेंशिएटेड सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स and they are defined or specialized to perform a specific function. अब इसमें जो है डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती, ये मेच्योर सेल्स होते हैं. अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स डिवाइड कर सकते थे, बट डिफ्रेंशिएटेड सेल्स मेच्योर हो गए, अब वो डिवाइड नहीं कर सकते. राइट. अब ये जो डिफ्रेंशिएशन जो होता है, जनरली जो नॉन डिवाइडिंग से डिवाइडिंग में कन्वर्ट हो रहे थे, या फिर इमेच्योर से मेच्योर में ये सेल्स कन्वर्ट होते हैं. ये जो डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस होता है, इट ऑकर्स ड्यू टू दी सम जेनेटिक चेंजेस इन द सेल्स which occurs due to some type of chemicals or inducers. Okay. Now the third type is de-differentiated cells. हमने ये देखा कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स थे वो डिवाइड कर सकते, फिर उसमें से जो सेल्स जो मेच्योर हुए वो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स कहला रहे. डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स कहते हैं. तो डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स जो है ये ऐसे सेल्स हैं जो मेच्योर हो चुके हैं, डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हो चुके हैं, and these differentiated cells when revert to undifferentiated state, means जब नॉन डिवाइडिंग जो सेल्स होते हैं वो डिवाइडिंग स्टेट में पहुंचते हैं और फिर से डिवीजन शुरू कर दे, अपनी जो स्पेशलाइजेशन है उसको लूज करके, उसे हम कहते हैं डी डिफ्रेंसिएशन. और ये जो सेल्स, जो भी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स फिर से अनडिफ्रेंशिएटेड हुए हैं, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स. ओके. इट इन्वॉल्व्स एग्जैक्टली रीएक्टिवेशन ऑफ सर्टेन जीन्स. कुछ जीन्स होते हैं उनमें कुछ चेंजेस आती है जिसकी वजह से दोबारा से जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स है उनमें डिवीज़न इंड्यूस हो जाता है या स्टार्ट हो जाता है. ये जो डी डिफ्रेंशिएशन है ये ज़रूरी भी है. क्यों? फर्स्ट थिंग इज इट हेल्प्स इन हीलिंग दी वुंड्स. अब जैसे हमें चोट लगती है, अब ये ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, बस उन्हें चोट लगे तो ही उनकी जो वुंड्स है, जो घाव, वो ठीक होती है, वो हील होती है. वी मेच्योर्ड पर्सन, जो मेच्योर पर्सन है उन्हें भी चोट लगती है तो वो ठीक होती है. कैसे? वहाँ जहाँ चोट लगी वहाँ के सेल्स मेच्योर थे, बट जब रिक्वायर्ड हुआ, जब रिक्वायर्ड था, रिक्वायरमेंट हुई, देन दैट मेच्योर सेल्स स्टार्ट डिवाइडिंग. कुछ जेनेटिक चेंजेस आए और फिर वो डिवाइड होना शुरू हुई, जिसकी वजह से जो वुंड था वो हील अप हो चुका. ये कभी कभी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें रीजेनरेशन, मेच्योर होने के बाद भी उनमें रीजेनरेशन की कैपेबिलिटी होती है, जैसे कि लेज़ार्ड. लेज़ार्ड की जो है, आपने ध्यान दिया होगा, उनकी जब जो टेल जो होती है अगर वो कट जाए तो वो मेच्योर थे, वो जो टेल है वो मेच्योर हो गया था, वहाँ के सेल्स अब डिवाइड नहीं हो रहे थे. बट अगर वो एक्सीडेंटली कट जाए, उनकी टेल जो है वो रिमूव हो जाए, तो दे हैव द कैपेबिलिटी टू रीजनरेट देयर टेल. अब वहाँ पे वो मेच्योर सेल्स जो होते हैं वो फिर से डिवाइड होना शुरू होते हैं. इसके अलावा डी डिफ्रेंशिएशन आप देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में जब हमने स्टडी किया था 10th क्लास में वेजिटेटिव प्रोपागेशन, तो मेच्योर जो पार्ट्स होते हैं उसमें से ही डिवीज़न हो रहा होता है और न्यू जो प्लांट पार्ट्स जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं. ओके. तो डी डिफ्रेंशिएशन जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो 3 टाइप्स के हो गए. एबिलिटी ऑफ डिवीज़न के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के सेल्स थे. फर्स्ट इज undifferentiated, second is differentiated, third is de-differentiated. Now the third basis on which we can
see the type of cell is the number of chromosomes in the cell. कितने नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स में, कितने नंबर हैं क्रोमोसोम्स में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये देख सकते हैं कि कितने टाइप ऑफ सेल्स है. तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज डिप्लॉयड सेल्स एंड सेकेंड इज हैप्लॉयड सेल्स. डिप्लॉयड सेल्स एग्जैक्टली दे कंटेन्स टू कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. उनके पास 2 सेट्स होते हैं पूरे क्रोमोसोम्स के. एंड दीज सेल्स यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस. फॉर एग्जाम्पल सोमैटिक सेल्स. अब हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में 2 तरह के सेल्स होते हैं. एक तो ऐसे सेल्स जो गैमेट्स बना रहे होते हैं, मीन्स स्पर्म और ओवा, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं. एक तो वो सेल्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, स्पर्म एंड ओवा. और उसके अलावा, उन गैमेट्स के अलावा जो बाकी जितने भी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, दैट ऑल सेल्स आर कॉल्ड सोमैटिक सेल्स. लाइक स्किन, ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, ये सारे सेल्स जो होते हैं वो सोमैटिक सेल्स होते हैं. अब हमारी बॉडी में, हमारी जो ह्यूमन बॉडी में, एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. और 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, मीन्स पेयर्स ऑफ 23 क्रोमोसोम्स. तो 23 का पेयर होता है. एंड दैट 23 क्रोमोसोम इज द वन सेट ऑफ क्रोमोसोम. एंड ह्यूमन बींग कंटेन्स 2 सेट ऑफ 23 क्रोमोसोम्स इन देयर सेल. अब जो भी सेल में ये दोनों सेट प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम्स के, 23 पेयर्स, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स अगर प्रेजेंट है सेल्स में, वो सेल कहलाता है डिप्लॉयड सेल. और वी रिप्रेजेंट डिप्लॉयड सेल्स बाय 2n. इसके अलावा हमारी बॉडी में एक और सेल होता है, दैट इज स्पर्म एंड ओवा, जिसे हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं. एंड दीज सेल्स कंटेन्स ओनली दी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, या फिर आप कह सकते हैं ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम. 46 क्रोमोसोम नहीं होता हमारी स्पर्म और ओवा जो है उसमें होता है ओनली 23 क्रोमोसोम्स. तो सेल्स विच कंटेन्स half the number of chromosomes of diploid cells, या फिर only one set of the chromosome, वैसे जो सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं हैप्लॉयड सेल्स. मीन्स हैप्लॉयड सेल्स हैव half the number of chromosomes as diploid cells. और एग्जाम्पल मैंने बताया ही, that sperm and ova, that is gametes, and these haploid cells are formed by the process of meiosis. So students, that's all for this video. In next video I will discuss about structure of prokaryotes or structure of prokaryotic cells. Till then, stay safe, stay home, use mask, and don't forget to maintain social distancing. Have a nice day.